हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस, जो कि आप लोगों की हेल्प करेगा। आप कोई भी पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम दोगे, चाहे आप कोई भी स्टेट लेवल का आपका एग्जाम है या फिर अभी रिसेंटली अगर मैं बात करती हूँ तो एस्टेट के आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 2-3 दिसंबर को आपका एस्टेट का एग्जाम है, तो उन सभी में आपकी हेल्प करेगा। इसी के साथ ही कई बच्चे बोल रहे थे कि मैम ईएमआरएस है उसकी तैयारी कराइए, या फिर बीपीएस है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी तैयारी कराइए, डीटी प्लस बी की तैयारी कराइए। तो देखिए ये जो मैं आपको कराने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, पीजीटी कॉमर्स सिलेबस हम करने जा रहे हैं, तो ये आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आपकी हेल्प करेगा। तो आप इन वीडियोज की हेल्प ले सकते हो, अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट आपका सारे का सारा ही जो कॉमर्स का सिलेबस है, सब्जेक्ट तो आपका सेम ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि बिहार में अगर एग्जाम होगा तो आपका जो सिलेबस, आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। एक दो आपकी यूनिट हो सकती है, एक दो टॉपिक हो सकता है अभी जो चेंज मिले, अदरवाइज आपका सेम रहेगा। तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आज बेसिकली हम करेंगे आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी फिलहाल की अगर मैं बात करती हूँ तो भी अभी मेन जो फोकस है वो हमारा किस पर है, एस्टेट पर, क्योंकि 2 और 3 दिसंबर को आपका एस्टेट का एग्जाम है। तो भी एस्टेट वाले बच्चे वो अपनी तैयारी कीजिए और बिल्कुल अच्छे से। यहाँ से एमसीक्यू फॉर्मेट आपका एग्जाम होगा, और वैसे भी आपके सभी एमसीक्यू फॉर्मेट ही आपके एग्जाम रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे तैयारी कराऊंगी। साथ के साथ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती चलूंगी कि भी कौन सा पॉइंट्स आपका इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है, तो थोड़े ध्यान से सुनना। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, अपने आप में ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन जरूर आपका बनता है, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम किसको कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कहें या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, तो सभी कहीं ना कहीं आपके सेम है। तो प्रिंसिपल बेसिकली हमारे क्या है, जो भी अकाउंटेंट है, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करती हूं तो एक पूरे वर्ल्ड में जब भी अकाउंटेंट है, जब भी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एंटरप्राइज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है वे कुछ ना कुछ आपके रूल्स होंगे, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके रूल्स होंगे, कुछ ना कुछ आपकी पॉलिसीज होगी, या फिर मैं कहूँ गाइडलाइन होगी। उनको फॉलो करते हुए ही जो अकाउंटेंट है वो क्या करेगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनको प्रिपेयर करता है। तो बेसिकली जो ये रूल है, जो ये पॉलिसीज है, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ऐसा हमारा क्यों किया जाता है, यूनिफॉर्मिटी के लिए, ताकि हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, अगर हम उनके साथ कंपैरिजन करना चाहे तो कंपैरिजन यहाँ पे चाहे हम इंट्रा कंपैरिजन करें, ठीक है, या फिर हम इंटर कंपैरिजन करें, तो भी वो हमारे लिए इजी रहे, आराम से हम देखिए। अगर मैं चाहती हूं कि भी मेरी कंपनी है उसको मैं किसी दूसरी कंपनी के साथ अगर कंपेयर करना चाहूंगी, तो कंपेयर कब पॉसिबल है, जब उसके अकाउंट्स और जो मेरे अकाउंट्स है, ठीक है, उसके अकाउंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बनाई गई है और जो मेरे जो बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है, अगर उसके अंदर हमारी सेम पॉलिसीज है, सेम रूल हमारे, तभी तो मैं पॉसिबल होगा ना भी मैं वहां पे कंपैरिजन करूंगी। कंपैरिजन बेसिकली हम क्यों करते हैं, ये देखने के लिए कि भी जो मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और जो दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है भी वो मैं अच्छा कर रही हूँ या फिर नहीं कर रही हूँ, तो तब कंपेयर करके तो पता चलता है ना। अभी कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दो, अगर कोई एक ही बच्चा एग्जाम देगा तो उसमें क्या कॉम्पिटिशन, क्या कंपेयर करना। जब 10-15 बच्चे एग्जाम देंगे तभी तो हम कंपेयर करेंगे ना, हाँ भाई ये बच्चा अच्छा है, इसके मार्क्स अच्छे आए, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है ये आपके रूल्स है, पॉलिसीज है, गाइडलाइंस है, जो कि एक अकाउंटेंट को फॉलो करनी पड़ती है जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। कहीं ना कहीं इन रूल्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही, इन रूल्स और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको प्रिपेयर करना पड़ता है कि भी जो ट्रांजैक्शन होगी एक बिजनेस के अंदर उसको हमें कैसे रिकॉर्ड करना है। तो ये सारे के सारे कौन बताएगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताएगा। तो अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 एक एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, जो कि आपके है मोस्ट इंपोर्टेंट और जहां से पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन सा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, फर्स्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है, या फिर कॉन्सेप्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा, या सेपरेट बिजनेस एंटिटी, ठीक है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। तो भाई ये प्रिंसिपल हमारा क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल हमारा बोलता है कि भाई जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है वे दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन है। जब भी हम बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, जब भी हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, न कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे क्या, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल आपका क्या बोलता है कि भाई बिजनेस
और जो बिजनेसमैन है, या फिर मैं यहाँ पे ओनर बोल सकती हूँ, ठीक है, जो ओनर है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। और आप लोगों को क्या करना है, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, जो भी ट्रांजेक्शन होगी एक बिजनेस के अंदर, उसकी जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करनी है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बिजनेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, इसी प्रिंसिपल की वजह से हम जो करते हैं, हम क्या बोलते हैं, जो कैपिटल है, कैपिटल बेसिकली, कैपिटल को हम क्या ट्रीट करते हैं, लायबिलिटी हम ट्रीट करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस आपके प्रिंसिपल की वजह से। इसीलिए जो कैपिटल है, कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और वो हम क्या करते हैं, जो ओनर है उसको देते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम अपना क्या ट्रीट करते हैं, एक तरह से एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये किस कंसेप्ट की वजह से, आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कंसेप्ट की वजह से है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भी कैपिटल को ट्रीट किया जाता है एज अ लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी, तो ये कौन से प्रिंसिपल के बेस पे ऐसा किया गया, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है। या फिर हम इसके अंदर ड्राइंग भी ऐड कर सकते हैं कि भी जो ओनर ड्राइंग करता है, तभी तो हम ड्राइंग पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना, भी जो ओनर है, ओनर से हम क्या लेंगे, इंटरेस्ट हम लेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रिंसिपल की वजह से। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, देखिए फर्स्ट हमने किया बिजनेस एंटिटी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सेकंड अब देखिए हमारा है सेकंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट प्रिंसिपल, ठीक है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली हमारे क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि भी एक बिजनेस है वो चलता रहेगा, ठीक है, बिजनेस हमारे क्या रहेगा, चलता रहेगा। तो इसी वजह से हम बेसिकली यहाँ पे जो एसेट है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं एसेट को, किसमें, फिक्स्ड एसेट और हमारी करंट एसेट, ठीक है, करंट एसेट। या फिर मैं यहाँ पे कहूँ जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये यहाँ पे जो डिफरेंस आया है कि भी हम किसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, किसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, किसे हम फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे, किसे हम करंट एसेट कहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है इसकी वजह से। तो ये देखिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा, किसी भी बिजनेसमैन ने अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, क्या वो ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करता है कि भी कल उसका बिजनेस बंद हो जाएगा या एक साल में बिजनेस बंद हो जाएगा, नहीं ना। तो भी सब ये मान के चलते हैं कि भी हमारा बिजनेस है वो एक लंबे टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या, गोइंग कंसर्न। और इसी वजह से कैसे किया, तो इसी वजह से तो हम बोलते हैं ना, इस प्रिंसिपल की वजह से कि भाई ऐसी एसेट्स से, ठीक है, जो एक साल के लिए है, हमारी 1 ईयर के अंदर हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। या फिर वे एसेट भी जो जैसे इसके अंदर हमारा गुड्स वगैरह आ जाएगा, जिसको कि हम सेल पर्पज से हम परचेज करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स हमारी क्या है कि भी जिससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा एक लंबे समय के लिए, जिसको हमने खरीदा, तो वो लंबा समय हमने क्यों यूज किया, इसी प्रिंसिपल की वजह से। या फिर कई बार हम बैंक से लोन लेंगे, बैंक से हमने क्या लिया, लोन लिया, लोन हमने भी ऐसे तो है नहीं भी 1-2 साल के लिए, कई बार भी 10-20 साल के लिए भी हम लोन लेते हैं। तो भी जो बैंक है, बैंक ने 20 साल के लिए लोन क्यों दिया, उसने सिर्फ और सिर्फ इसी प्रिंसिपल की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे कौन सा प्रिंसिपल है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल होगा, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट गोइंग कंसर्न हो चुका हमारा बिजनेस एंटिटी। और अब देखिए थर्ड प्रिंसिपल है हमारा क्या, यहाँ पे ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अब देखिए ये क्या बोलता है, हम सभी को पता है कि भी हमारे जो अकाउंटिंग है वो हमारी बेस है 2 सिस्टम पर। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की अगर बात करते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन 2 सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम और सेकंड बेस हमारा क्या होगा, सिंगल एंट्री, ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो जो हमारा जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शन हुई उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो बेसिकली हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। तो ये हमारे क्या है, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भी जो हमारी अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या कि भी कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है, एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन के हमारे 2 एस्पेक्ट है, हर एक ट्रांजेक्शन के हमारे 2 एस्पेक्ट है, या फिर मैं कहूँ हर एक ट्रांजेक्शन के हमारे 2 इफेक्ट है, ठीक है। तो हर एक ट्रांजेक्शन क्या करेगी, 2 अकाउंट्स को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। एक अकाउंट्स हमारे डेबिट होगा तो एक अकाउंट्स हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए। तो ये भी और
इसी वजह से यहाँ पे ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की वजह से ही हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो निकल के आई है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है कि भाई जो एसेट है, एसेट किसके इक्वल होगी, लाइबिलिटीज के, ठीक है, लाइबिलिटीज कहो या फिर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है ये कहीं ना कहीं इसी एस्पेक्ट की वजह से आई है। तो भाई हर एक ट्रांजेक्शन है जो भी हमने ट्रांजेक्शन किए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो दो अकाउंट्स को प्रभावित करेगी, अफेक्ट करेगी। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट। और ये इक्वेशन हमेशा हमारी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हो। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनी आपकी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपकी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। 3 हमारे हो चुके हैं। अब हमारा फोर्थ प्रिंसिपल हमारा कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये बेसिकली हमारे क्या बोलता है, ये कंसेप्ट ये बोलता है कि भाई जब एक कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम किस पर करते हैं, जो बुक वैल्यू है, ठीक है। हम जो बुक वैल्यू है उस पर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एक मशीनरी मैंने परचेज की 5 लाख रुपए की, तो जब मैं बैलेंस शीट के अंदर दिखाऊंगी मशीनरी को, ठीक है, एसेट साइड में, तो भाई मैं इसको बुक वैल्यू पे ही हमेशा दिखाती रहूंगी, ठीक है, 5 लाख, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि भाई अगर डेप्रिसिएशन वगैरह लगेगा तो वो माइनस करके मैं यहाँ पे जो एसेट साइड में मैं दिखाऊंगी। बेसिकली हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो हमारी कॉस्ट या बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, और हमने बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया तो इसी वजह से इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद भी जो मशीनरी की वैल्यू है मैं इसी तरह से दिखाऊंगी कि भाई मेरी जो वैल्यू है वो क्या है, 5 लाख है, ठीक है। डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस कर लेंगे। लेकिन आज में भी हो सकता है कि भी आज जो करंट ईयर की अगर मैं बात करती हूँ, करंट ईयर उस मशीन की वैल्यू 10 लाख भी हो सकती है, लेकिन हम मार्केट जो वैल्यू है उस पर हम जो भी हमारी एसेट वगैरह उसको हम शो नहीं करते। तो ये हमारा कौन सा कंसेप्ट है, कॉस्ट। ये हमारा था फोर्थ कॉस्ट या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा फिफ्थ कंसेप्ट है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग नाम से ही आइडिया हो रहा है, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट या फिर प्रिंसिपल बेसिकली क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग कैसे करनी है कि भाई जिस साल का जो एक्सपेंसेस है, जो जिस साल आपने खर्चा किया और उस खर्चे से आपका जो रिवेन्यू हुआ ना उसको उसी साल में दिखाओ। ऐसा नहीं है कि भाई खर्चा तो आपने आज किया है, ठीक है, खर्चा तो आपने आज कर दिया 2023 में। हो सकता है कि भाई जो 2023 में आपने जो भी एक्सपेंसेस किया है उसका बेनिफिट आपको जाके 2024 में मिले, ठीक है, 2024 में या फिर 2025 में भी क्यों ना मिले, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो भाई जिस साल का जो भी आपका खर्चा है, एक्सपेंसेस है, उसको उसी टाइम दिखाओ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका कंसेप्ट है ना, तो ये आपका जो रियलाइजेशन कंसेप्ट है ना, रिवेन्यू रियलाइजेशन भी हम बोलते हैं, उसी पर बेस्ड है कि भाई जब आपने जैसे ही आपको ने रिवेन्यू अर्न कर लिया है उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करो। ये हमारा इससे कोई मैटर नहीं करता कि भाई उसके रिगार्डिंग हमें कैश मिला या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे मैं बात करती हूँ रियलाइजेशन कंसेप्ट में हमारे क्या होगा, जैसे मैंने सेल कर दी, ठीक है, सेल मैंने कर दी, सेल होगी है मेरी, लेकिन अभी कैश नहीं मिला, ठीक है। कैश मुझे जाके 3 महीने बाद या 4 महीने बाद मिलेगा या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई जब मुझे कैश मिलेगा मैं उसको तभी रिकॉर्ड करूंगी, नहीं। जैसे ही मेरी सेल हो गई, जैसे ही मैंने रिवेन्यू अर्न कर लिया, कहीं ना कहीं मैंने रिवेन्यू तो अर्न कर लिया है ना, जैसे ही मेरी सेल हो गई तो उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर दो। तो मैचिंग कंसेप्ट कहीं ना कहीं रियलाइजेशन कंसेप्ट से ही आपका रिलेटेड है, ठीक है। तो मैचिंग क्या बोलता है, व्हाइल रिकॉर्डिंग द रिवेन्यू रिकॉर्ड ऑल रिलेटेड एक्सपेंसेस एट द सेम टाइम। इसने क्या कहा, व्हाइल रिकॉर्डिंग द रिवेन्यू। जब भी आप रिकॉर्ड करोगे किसको, रिवेन्यू को, तो उस रिवेन्यू से रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंसेस भी आप उसी टाइम क्या करो, रिकॉर्ड करो। ऐसा नहीं है कि भाई आपने रिवेन्यू तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन उससे रिलेटेड खर्चे हैं वो नहीं दिखाए, या आगे जाके आप 2-3 साल में दिखा रहे हो या नेक्स्ट ईयर में दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका क्या, मैचिंग कंसेप्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, रियलाइजेशन भी इसी के अंदर हो चुका है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट। अगर किसी को किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रिंसिपल में दिक्कत हो तो भाई आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अब हमारा कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल बेसिकली क्या बोलता है कि भाई आपने एक बार जो मेथड फॉलो कर लिया तो उसको कंसिस्टेंटली आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि भाई इस साल आपने कोई मेथड अपना लिया दूसरा कोई। तो यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो किसका, डेप्रिसिएशन का भी। अगर आपने SLM मेथड यूज किया है 2021 के अंदर, तो भी फिर आपको 2022 के अंदर भी इसी को यूज करना है, 2023 के अंदर भी, ठीक है। तो कोशिश आपको करनी है कि भी जो मेथड आपने एक बार अडॉप्ट कर लिया कंसिस्टेंटली लगातार आप उसी को फॉलो कीजिए। ऐसा क्यों ताकि जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन करने में इजी रहे, आपको पता रहे कि भी हाँ 2021 में कितना डेप्रिसिएशन लगा, 2022 में कितना लगा, कहीं ना कहीं तभी आप एक जो इन्फॉर्म डिसीजन है वो ले सकते हो अगर आपने कंसिस्टेंसी को फॉलो किया है। अच्छा, लेकिन आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि भी ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है कि भी आपने एक बार जो मेथड आपने अडॉप्ट कर लिया ना कि भी अब उसको चेंज ही नहीं करना, ठीक है। पत्थर की लकीर हो गए तो चेंज नहीं करना, ऐसा नहीं है। आप चेंज कब कब कर सकते हो, अगर भाई लो नहीं बोल दिया, 3 सिचुएशन है, 3 सिचुएशन में आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोशिश करनी है कि भाई आपने एक बार जो मेथड है फॉलो कर लिया तो कोशिश कीजिए भी उसी को आपको कंटिन्यू रखना है। तो 3 सिचुएशन कब है कि भी आपको चेंज करना होगा। जैसे आपने SLM मेथड है आपने वो अडॉप्ट किया डेप्रिसिएशन के लिए, लेकिन लॉ ने बोल दिया, कानून हमारा ऐसा आ गया कि भी कानून बना दिया गया कि भी आज के बाद अब से जो भी बिजनेस एंटरप्राइज है वो SLM मेथड अडॉप्ट नहीं करेगी, उसकी जगह वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अडॉप्ट करेगी। भाई उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सेकंड है हमारा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरह से प्रिपेयर किया गया कि भी उसने जो SLM मेथड है उसको सही नहीं माना और उसको चेंज करने के लिए कहा, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, जो मेथड है उसको चेंज कर सकते हो। थर्ड हमारा क्या है भाई, अगर आपको खुद लगता है कि भाई अगर मैं ये मेथड चेंज करूंगा तो जो मेरी प्रेजेंटेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको मैं बेटर वे में प्रेजेंट कर पाऊंगा, तो उस केस में भी आपने अगर कोई भी मेथड, पॉलिसी, कोई भी रूल आपने फॉलो किया था तो आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका कंसिस्टेंसी क्या बोलता है, भी कोशिश करनी है कि भी आपका मेथड आपका सेम रहना चाहिए। तो ये था आपका 5th मेथड। अब हम बात करेंगे 5th प्रिंसिपल था, अब हम बात करेंगे यहाँ पे 6th प्रिंसिपल की। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, मनी मेजरमेंट, ठीक है। थोड़े से आगे पीछे हो गए, कोई नहीं। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अच्छा देखिए, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बेसिकली क्या बोलता है कि भी जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है आपको क्या करना, उसको मनी इन द टर्म्स ऑफ मनी आपको मेजर करना, उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। जैसे आपने सेल किया, गुड्स सेल किया, तो भी उसकी मॉनेटरी वैल्यू में निकाल सकती हूँ कि भी मैंने 50,000 रुपये का गुड्स सेल किया तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। या मैंने परचेज किया है 60,000 का, तो इसको भी मैंने मॉनेटरी वैल्यू में निकाल लिया, ठीक है। तो आपको मनी की टर्म्स में उसकी वैल्यू निकालनी होगी जो भी ट्रांजेक्शन हुई है। अगर मनी के टर्म्स में आप उसको मेजर कर पाओगे तो ही आप उसको रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो जैसे अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, 2 मैनेजर्स के बीच में, 2 मैनेजर्स उनके बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है। अब झगड़ा हो गया तो क्या भी इस झगड़े को आप मनी में इसको मेजर कर सकते हो, नहीं ना। तो भाई इसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। देख कहीं ना कहीं ये हमारे बिजनेस को इफेक्ट तो करेगी, कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस है उसको नुकसान भी होगा, यहाँ पे लॉस भी होगा झगड़े की वजह से, लेकिन भाई हम उसको मनी में नहीं निकाल सकते, तो इस वजह से हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भी आपको क्या करना, हर एक ट्रांजैक्शन है उसको या फिर मैं बोल सकती हूँ ओनली दैट ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे जिसको कि हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, मनी के टर्म्स में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली कौन बोलता है, आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका 7th प्रिंसिपल। तो 7th हमारा बेसिकली कौन सा, रिवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये मैंने आपको बता ही दिया है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन भी इसको बोलते हैं, या फिर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी इसको, प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, हम जो रिवेन्यू है उसको कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हम उसको क्या कर लेंगे, अर्न कर लेंगे। जब हम रिवेन्यू अगर हमने अर्न कर लिया है तो ही हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका रिवेन्यू रिकॉग्निशन। उसके बाद हमारा कौन सा है, सेपरेट बिजनेस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी हमारा हो चुका है, और एक्रूवल कंसेप्ट है, एक्रूवल कंसेप्ट और है 8 कंसेप्ट देखिए
एक्रूअल कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं, जैसे ये हमने जो मैचिंग कंसेप्ट किया या फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट है, ये तीनों आपके एक तरह से सेम ही है, तीनों बहन भाई हम बोल सकते हैं बिल्कुल सेम ही चलते हैं। एक्रूअल में भी बोला गया कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड व्हेन दे एक्चुअली अकर रादर देन इन द पीरियड व्हेन देयर आर कैश फ्लो। ठीक है, कि भी कोई भी ट्रांजेक्शन है ना, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कि जब एक्चुअल में वे हो चुकी है, एक्चुअल में अगर अकर हुई है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे रादर देन कैश फ्लो। आपको कैश का फ्लो नहीं देखना है कि भाई कैश कब मिला, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी तो है ना, सॉरी हाँ, एक्रूअल हमने जो अकाउंटिंग हम करते हैं बेसिकली वो हमारी एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी, दो कॉन्सेप्ट है ना हमारे बेसिकली, एक तो हमारा कैश कॉन्सेप्ट है, कैश बेसिस है, रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं दो बेस पे करते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल। ये एक्रूअल में हमारा क्या है बेसिकली, देखिए कैश बेसिस में बोलता है कि भाई जब कैश रिसीव्ड होगा या फिर कैश में हम पेमेंट करेंगे तो ही हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ये बोलता है हमारा कैश बेसिस। लेकिन एक्रूअल बेसिस हमारा बोलता है कि भाई कैश का कोई फर्क नहीं पड़ना, भाई कैश हमें कब रिसीव हो रहा है या कब हमने पेमेंट किया, कब हमने एक्सपेंसेस किया, हमारा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही हमारी ट्रांजेक्शन हुई तो ही हम उसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। कैसे, देखिए अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था इसको मैं फिर से एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, दोनों ही लूंगी मैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल की हमने कब, अभी जनवरी 2023 में हमने सेल की, ठीक है, और अब मैं बोलती हूँ कि भाई जो मुझे कैश सेल तो मेरी हो गई, भी सामान मेरा बिक गया जनवरी 2023 में, और जो कैश मुझे रिसीव्ड हुआ ना वो जाके मुझे मई 2024 में मुझे क्या हुआ, कैश रिसीव्ड हुआ। अब देखिए दोनों ही कॉन्सेप्ट आप देखिए अच्छे से, कैश बेसिस एक्रूअल। अब अगर हमने अडॉप्ट किया है किसको, कैश बेसिस को, अगर हमारा जो अकाउंटिंग है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं, अगर वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं तो भाई उसके अकॉर्डिंग तो अब जो हमारी रिकॉर्डिंग होगी ना इस ट्रांजेक्शन की, जो रिकॉर्डिंग होगी वो होगी 2024 में, मई 2024 में हम दिखाएंगे कि भाई हाँ हमने इतने की सेल की है। जैसे मैं बोलती हूँ कि हमने 10,000 रुपये की सेल की है तो उसको हम मई 2024 में दिखाएंगे, अगर हमने कौन सा बेस लिया है, अगर हमने लिया कैश बेस, ठीक है। लेकिन अगर हमारा क्या है, एक्रूअल बेसिस है, तो एक्रूअल बेसिस में जो हमारी रिकॉर्डिंग होगी वो जनवरी 2023 में ही हो जाएगी, जनवरी 2023 में ही हम दिखा देंगे कि भाई हमारी 10,000 रुपये की क्या हुई है, सेल हुई है। तो ये बेसिकली क्या बोलता है, एक्रूअल प्रिंसिपल। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड व्हेन दे एक्चुअली अकर। तो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करो उसी पीरियड में जब वे आपकी एक्चुअल में अकर हुई है, रादर देन द आपका इन द पीरियड्स व्हेन देयर इज अ कैश फ्लो एसोसिएटेड विद देम। भी आपको कैश का नहीं देखना है एक्रूअल, लेकिन कैश बेसिस होगा तो भी हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जैसे ही हमारा कैश का फ्लो होगा, जब हमारा कैश का फ्लो होगा तभी हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 9th कॉन्सेप्ट देखिए, 9th कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है, 8 कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं। तो अब देखिए 9th हमारा कंजर्वेटिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंजर्वेटिज्म भी हम इसको बोलते हैं, प्रूडेंस भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से करके जाना, मोस्टली जो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कंसेप्ट इसको बोलते हैं, ये बोलता है कि भाई प्लेइंग सेफ, प्लेइंग सेफ, आपको बिल्कुल सेफ रहते हुए खेलना है। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर आपको लगता है इन फ्यूचर आपको, ठीक है, इन फ्यूचर आपको कोई भी लॉस हो सकता है तो भाई आप उस लॉस को क्या कीजिए, एंटिसिपेटेड, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंटिसिपेटेड। भाई अगर मुझे अनुमान है कि भाई मुझे लॉस हो सकता है तो जो एंटिसिपेटेड लॉसेज आप उसको क्या कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। लेकिन वहीं पे अगर आपको लगता है कि भाई आपको गेन भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है, तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो इसी को हम बोलते हैं प्लेइंग सेफ। अगर आपको लगे कि भी फ्यूचर में कोई नुकसान हो सकता है, हानि हमें हो सकती है, तो हम उसको तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर ये लगता है कि भी प्रॉफिट भी हो सकता है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके क्या है, फॉर एग्जांपल जो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो डाउटफुल डेट्स के लिए हम प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं, वो इस प्रिंसिपल की वजह से हम करते हैं, ठीक है। कि भी हो सकता है कि भाई मेरे 10,000 के डेटर है, लेकिन मुझे डाउट है कि भाई इसमें से कम 2,000 तो मेरे डूब जाएंगे, तो इसलिए मैं इस 2,000 के लिए प्रोविजन क्रिएट करके चलूंगी। इसी तरह से जो स्टॉक है, स्टॉक का जो हम वैल्यूएशन करते हैं वो कौन से प्राइस पे करते हैं, कॉस्ट
और मार्केट विच एवर इज लेस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, इन दोनों में से जो भी कम होगा उस पर हम क्या करते हैं, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसका हम वैल्यूएशन करते हैं। तो ये हम ऐसा क्यों करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी प्रिंसिपल, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से। तो ये आपको अच्छे से करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इनको हम कन्वेंशन भी बोलते हैं। जो अभी मैंने ये जो आपको कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बताया है, तो इसको कहीं ना कहीं हम कन्वेंशन भी बोल सकते हैं कि हमारी टोटल 4 कन्वेंशन है। 4 कन्वेंशन हमारी कौन सी है, एक तो हो चुकी है हमारी कंजर्वेटिज्म, और अब सेकंड हमारा फुल डिस्क्लोजर। अब देखिए फुल डिस्क्लोजर हमारा क्या बोलता है, नाम से ही हमें आइडिया हो रहा है फुल डिस्क्लोज करना है। तो भाई ये आपकी कन्वेंशन आपकी क्या बोलती है, या प्रिंसिपल भी हम, कॉन्सेप्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये बोलता है कि भाई आपको क्या करना है, जो भी आपकी बिजनेस एंटरप्राइज है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके रिगार्डिंग आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी है। जो अपनी आपको जो भी आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाओगे, तो उसमें आपको कोई भी बात छिपानी नहीं है। और इसी प्रिंसिपल की वजह से हम क्या करते हैं, जो हमारी कॉन्टिजेंसी लाइबिलिटी है, कॉन्टिजेंसी जो लाइबिलिटी है उसको भी हम शो करते हैं एज अ फुट नोट, एज अ फुट नोट्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि मे भी हो सकता है इन फ्यूचर जो कॉन्टिजेंसी लाइबिलिटी अगर वो हमारी क्रिएट हो गई और हमने अगर इसको हमने अपने अकाउंट्स के अंदर शो नहीं किया, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है, अगर किसी इन्वेस्टर ने कोई डिसीजन लिया तो वो उसका डिसीजन यहाँ पे इफेक्ट होगा। कैसे होगा, फॉर एग्जांपल देखिए ये कैसे इफेक्ट करेगा, क्यों हमने इसको दिखाया। कॉन्टिजेंसी लायबिलिटी क्या है कि भाई जो बिजनेस है, ठीक है, उसका कोर्ट केस चला हुआ है, बिजनेस है, कोर्ट केस चला हुआ है, उसके ऊपर लायबिलिटी, कोर्ट केस में बेसिकली जो लायबिलिटी है वो क्रिएट हो सकती है, हो भी सकती है और भी नहीं भी, कितने की, 20 लाख रुपए की। अगर बिजनेस यहाँ पे केस हार गया तो भाई उसको 20 लाख की पेमेंट करनी पड़ेगी, और अगर 20 लाख उसने वह अगर केस वह जीत गया तो उस केस में भी उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए बिजनेस ने क्या किया, जो ये उसकी लायबिलिटी थी, कॉन्टिजेंसी थी, हो भी सकती है और भी नहीं भी, तो बिजनेस ने क्या किया, उसको एज अ फुट नोट शो नहीं किया। और अब एक इन्वेस्टर था, उसको उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना था। अब उसको इन्वेस्ट करना था तो उसने क्या किया भाई, उसने इसको यहाँ पे शो नहीं किया, तो उसने डिसीजन ले लिया, हाँ भाई इसकी तो अच्छी खासी एसेट है, लायबिलिटीज भी इसकी तो कम है, क्यों ना मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं, और उसने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन बाई चांस क्या हुआ, जो बिजनेस है वो जो केस है वो हार गया, और अब उसकी जो 20 लाख की जो लायबिलिटी है वो क्रिएट हो गई। ठीक है, अब 20 लाख की जो लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है अभी, अब इस वजह से जो इन्वेस्टर है, अब इन्वेस्टर को बाद में पता चला, अब इन्वेस्टर ने कहा कि भाई अगर मुझे ये पता होता कि भाई ऐसे ऐसे इस बिजनेस के ऊपर केस है 20 लाख का, तो भाई मैं इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करता। तो ये इसी वजह से, ताकि जो इन्वेस्टर है वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सा हमारा प्रिंसिपल बोलता है, फुल डिस्क्लोजर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कन्वेंशन, देखिए मेटरलिटी कन्वेंशन या मेटरलिटी कंसेप्ट भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, मेटरलिटी कॉन्सेप्ट। अब ये हमारे क्या बोलते हैं, ये हमारा एक्सेप्शन है, ये हमारा एक्सेप्शन है, क्वेश्चन बन सकता है, एक्सेप्शन है किसका, ऑफ फुल डिस्क्लोजर का। जो हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है उसका एक्सेप्शन है। क्यों, फुल डिस्क्लोजर में क्या कहा था कि भाई आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ मेटरलिटी की, ये बोलता है कि भाई जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ना, जो रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ आपको वही डिस्क्लोज करनी है। जो इररिलेवेंट है भाई, जिससे जो हमारा बिजनेस है वो इफेक्ट नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भाई आपको उसको रिकॉर्ड नहीं करना। अब जैसे मैं बात करती हूँ रिलायंस की, अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, रिलायंस कंपनी की अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर यहाँ पे 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये भी अगर गुम हो जाए तो भी क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, कहीं ना कहीं ये जो 100 रुपये है ये इररिलेवेंट है, तो ये बोलता है भाई इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हमारी कोई दूसरी कंपनी है, जो मेटरलिटी कंसेप्ट है ना, ये आपको वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। किसी कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए वही सेम ट्रांजेक्शन है, सेम इवेंट है, वो रिलेवेंट हो सकता है, और किसी दूसरे के लिए इरिलेवेंट। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया, रिलायंस के लिए 100 रुपये कोई मायने नहीं रखते, भाई एक पुअर पर्सन है, ठीक है, एक गरीब आदमी है,
अगर उसके 10 रुपए भी गुम हो जाए तो शायद उसके लिए वो रिलेवेंट होगा। तो ये भी आपका जो बिजनेस की नेचर है उस पर डिपेंड करेगा, बिजनेस के साइज पे डिपेंड करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपको देखना होगा कौन सी आपकी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है, कौन सी इरिलेवेंट। अदरवाइज मेंटालिटी यही बोलता है कि भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो एक इन्वेस्टर है उसके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, उन सभी वे आपकी रिलेवेंट होगी और आप उनको डिस्क्लोज कीजिए। अदरवाइज जो इरिलेवेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उन इन्फॉर्मेशन को छोड़ सकते हैं, उनको नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये बोलता है हमारा मेटर्निटी। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर मैचिंग, ये आपका मेटर्निटी, ठीक है। ये आपकी होगी 3 कन्वेंशन। अब एक यहाँ पे बचा हुआ टाइम पीरियड प्रिंसिपल। ये मैंने देखिए एक प्रिंसिपल और है, और जो कि आपका लास्ट प्रिंसिपल, ये हमारा क्या टाइम, इसको अकाउंटिंग पीरियड भी हम बोल सकते हैं या फिर टाइम प्रिंसिपल भी हम बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, इसको टाइम पीरियड प्रिंसिपल या फिर पीरियड अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल भी हम बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल हमारे क्या बोलता है कि भाई हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया, देखिए आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट किया था गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न में क्या था, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। चलिए भाई ये बात तो ठीक है, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। तो क्या मैं 100 साल के बाद चेक करूंगी? अगर मैं ये मान के चलती हूँ, चलिए 100 साल तो ज्यादा ही हो गए, अगर मैं मान के चलती हूँ कि मेरा बिजनेस 20 साल चलेगा, तो भी क्या मैं जो मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या वो मैं 20 साल के बाद पता करूंगी? नहीं ना। तो वहां पे मैं बेसिकली क्या करती हूँ, जो मेरा बिजनेस है उसकी लाइफ को मैंने छोटे छोटे इंटरवल में बांट लिया, और उन इंटरवल के बाद मैं चेक करना चाहूंगी कि भाई मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना है। तो बेसिकली जो छोटे छोटे इंटरवल में जो लाइफ को हमने बांटा है एक बिजनेस की, तो इसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड प्रिंसिपल। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो हमने रखा है 1 ईयर हमने रखा है। तो हर एक साल के बाद हम क्या करना चाहेंगे, हम चेक करना चाहेंगे कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। और बेसिकली बिजनेस की अगर बात करते हैं तो अकाउंटिंग पीरियड आपका क्या है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो चलेगा। हर एक बिजनेस है वो एट द एंड ऑफ द ईयर ये चेक करना चाहेगा कि भाई उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सारे के सारे प्रिंसिपल मैंने आपको करा दिए हैं और ये आपके इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से करना। किसी को ना कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में, किसी भी प्रिंसिपल पे डाउट है तो आप पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।